What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. तो हमारा यहाँ पॉलिटी का फंडामेंटल राइट जो कि लक्ष्मीकांत का 7 चैप्टर है आज खत्म होने जा रहा है। तो ये खुशी की बात है और लगभग मैं 5 घंटे से ज़्यादा इसको पढ़ा चुका हूँ। मतलब लगभग 10-11 लेक्चर में इस पर कंप्लीट कर चुका हूँ और ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें फंडामेंटल राइट फिनिश हो जाएगा। तो अब तक हमने अपने जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं उनके फंडामेंटल राइट देखे। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जो हमारी आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, क्या उनको भी इसी तरीके के फंडामेंटल राइट मिलते हैं जो कि हम जैसे सिटीजन को मिलते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। अब तक जो मैं कवर कर चुका हूँ वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक कवर कर चुका हूँ और लास्ट आर्टिकल जो 32 था इसमें मैंने रिट्स कवर की थी, सारी अच्छे से सब कुछ बताया था उसके बारे में, क्यों उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। तो ये पोर्शन हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा आर्टिकल 33 से। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 33। तो 33 आर्टिकल में कनेक्टेड क्या है, किस चीज से कनेक्ट है ये। सबसे पहले तो इसी तरीके क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए। तो ये कनेक्टेड है कि पार्लियामेंट को हमारी पावर दे रखी है। क्या पावर दे रखी है? देखिए, एक तो हमको नॉर्मल फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो कि नॉर्मल सिटीजन के लिए होते हैं। पर लेकिन नॉर्मल सिटीजन को जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराया जाता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मान लीजिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास में एक मशीनरी है जिसकी हेल्प से वो उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो उस प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं है पार्ट जो होता है वो इनका भी होता है। आर्म फोर्स का आप लोग बोल सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस बोल सकते हैं, पुलिस फोर्स बोल सकते हैं जो कि स्टेट के अंडर में रहती है, इंटेलिजेंस फोर्सेस बोल सकते हैं जो कि MHA के अंडर में रहती है। तो ये कई सारी फोर्सेज हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की फोर्सेज रहती हैं, स्टेट की या फिर आप लोग बोल सकते हैं सेंटर की। जो भी फोर्सेज रहती हैं इनका सबका काम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं कि ये नॉर्मल सिटीजन के फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल जो भी हमको प्रोवाइड करा रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोटेक्ट करें। पर लेकिन इनके फंडामेंटल राइट का क्या होगा? देखिए, इनको फंडामेंटल राइट इतने अवेलेबल नहीं है जितने कि हम लोगों को अवेलेबल हैं। तो इनके फंडामेंटल रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के द्वारा फंडामेंटल रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं क्योंकि अगर इनको भी इसी तरीके के फंडामेंटल राइट दिए गए, जो चाहे जहां पर वो बोल सकते हैं, जो चाहे जहां पर घूम सकते हैं, कहीं पर भी जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली सिचुएशन है वो कौन करेगा? तो इसीलिए यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है और ये आर्टिकल 33 में रखा गया है कि जो फोर्सेज होती हैं उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव वही है कि इनकी ड्यूटी है कि मेंटेन रखना डिसिप्लिन सोसाइटी में या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। तो अगर ये खुद ही फंडामेंटल राइट फॉलो करेंगे तो ये जो ड्यूटी है उसको नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी आती है जो आप लोगों को याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को कि देखिए, जो लॉ मेकिंग पावर होती है इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो किसके पास में है? वो है पार्लियामेंट के पास में हमारी, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं, ना कि स्टेट के पास में। स्टेट के पास में ऐसी कोई भी पावर नहीं है। ओके, तो ये किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में पावर है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर पार्लियामेंट इस तरीके का कोई लॉ बनाती है, पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाली कंडीशन आती है, अगर उसको चैलेंज किया जाएगा तो पार्लियामेंट ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी। अगर पार्लियामेंट ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी तो कहीं पर हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए कहीं पर भी कोई प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया, अभी कुछ दिनों पहले दार्जिलिंग वाले एरिया में प्रोटेस्ट चल रहा था स्टेट को लेकर, तो वहां पर अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाली बात आती है वहां पर, तो अगर पार्लियामेंट के हाथ में पावर नहीं है तो किस तरीके से कंडीशन यहाँ पे संभाली जाएगी? तो इसीलिए उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकता। अगर कोर्ट में चली गई तो फिर ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर तो भूल ही जाइए। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट है उसने कई सारे इस तरीके के एक्ट इनेक्ट किए हैं जिसकी हेल्प से इन सब चीज़ों को हैंडल किया जाता है। आर्मी के लिए अलग से है, नेवी के लिए अलग से है, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो BSF बोलते हैं उनके लिए, सबके लिए अलग अलग से है कि किस तरीके से उनके फंडामेंटल राइट और कितने लेवल के उनको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए गए हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों से कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको ज़्यादा फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, हमारी फोर्सेज जो होती है उनको ज़्यादा अवेलेबल है, तो हमारे फंडामेंटल राइट ज़्यादा अवेलेबल हैं और वो हमारे फंडामेंटल राइट को मेंटेन रखने के लिए ही उनके फंडामेंटल राइट्स कम किए गए हैं। तो ये आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी रखनी है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से सोल्व हो जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन तो वैसे ही निकाल के ले जाएंगे। तो दिमाग थोड़ा शांत रखिए, कभी भी कुछ पढ़ें या फिर कुछ सुने और जब क्वेश्चन सोल्व करें तो बिल्कुल ये सोचिए कि मतलब आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है, बस आपको एक बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो इतनी कॉमन सेंस यूज करके कम से कम 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो हमेशा शांत दिमाग रखिए, रटने की कोई भी कोशिश मत कीजिए। जो बताया जा रहा है उसको खुले दिमाग से सोचिए कि ये बोल क्या रहा है और इसका इंप्लीमेंटेशन कहां पे किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। अब ये कुछ जब ये यहाँ पर दे रखी है कुछ कंडीशन की कहाँ कहाँ पे इंपोज की जाती है रिस्ट्रिक्शन, तो कौन कौन सा एरिया है वो देखिए। फ्री स्पीच की बात आती है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी थी जो कि एक जवान के द्वारा, BSF के जवान थे वो, उनके द्वारा पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट में बोला गया था कि बहुत गंदा खाना प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पर।
तो इस तरीके की पोस्ट जो है वो अलाउ नहीं है उनको करना, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके की पोस्ट रहेगी तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से अंदर की बात है बाहर निकाल के आ जा सकती है। तो खाने के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, कल को किसी चीज़ के और के बारे में भी पोस्ट किया जा सकता है। तो इसी तरीके से ये सारे जो राइट्स हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो एसोसिएशन का या फिर फ्री स्पीच का या फिर ट्रेड यूनियन या पॉलिटिकल यूनियन के मेंबर भी नहीं हो सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं प्रेस के साथ में, प्रेस को बता दें सारी अंडर की बातें जो भी हैं। क्योंकि देखिए मैक्सिमम जिस तरीके से यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि उनको बहुत सिक्योर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अगर यहाँ पर उनको अगर बहुत से ऐसे कैंडिडेट रहते हैं, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मन मचले टाइप के होते हैं कि मतलब कुछ भी किसी के टाइम पे कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि सब एक ही तरीके के इंसान होते हैं, किसी के माइंड में कुछ चल रहा होता है, किसी के माइंड में कुछ चल रहा होता है। तो इसलिए कुछ ऐसे भी होंगे उनमें जो कुछ भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देंगे प्रेस के सामने, तो अंदर की बातें बाहर आ सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वैसे तो नॉर्मली देखिए सबको ट्रेन किया जाता है अच्छे लेवल पे, पर फिर भी जिस तरीके से केसेस हम लोगों के सामने आते रहते हैं, हम लोग कई बार इस तरह के केसेस देखते हैं, कई बार खाने से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड या कुछ और सिचुएशन भी खराब हो जाती है वहां पर अंदर, तो वो बातें बाहर निकल कर आ जाती है, जबकि वो बातें नहीं आनी चाहिए। और आर्मी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अपने आप से ही चीज़ों को ठीक करना चाहिए, ना कि वो पब्लिक में बाहर आए। उसके आने से और भी कई सारी चीज़ें होती है। देखिए आर्मी का नाम जब भी आता है हमारे यहाँ पर तो एक रेस्पेक्ट निकल के आती है हमारे मन से। तो अगर इस तरीके की डे बाय डे चीज़ें सामने आएंगी नॉर्मल जनता में, तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है जनता का वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, और रेस्पेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो ये सब चीज़ें इसीलिए जनता में नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से रेस्पेक्ट की भावना से हमने आर्मी को देखते हैं, और क्योंकि हमारी रक्षा भी करते हैं, हम बॉर्डर पर वो रहते हैं, हम लोग आराम से सोते हैं अपने घरों में, तो इसीलिए हमको रेस्पेक्ट हमारी बनी रहे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरीके की ये चीज़ें भी इंप्लीमेंट की जाती है, जिससे कि एक प्रॉपर वे में सब कुछ एक अच्छी डायरेक्शन में चलता रहे, एक हार्मनी बनी रहे सोसाइटी में। ओके, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी वगैरह भी अटेंड नहीं कर सकते हैं मेंबर जो रहते हैं। सब मेंबरों पर ये रिस्ट्रिक्शन होती है, चाहे वो वहां पर बार्बर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे कोई किसी भी तरीके का कुक हो, चौकीदार हो, मतलब कुछ भी हो, सबके ऊपर ये इंप्लीमेंट रहते हैं, ठीक है ना। जो नॉन कम्बेंट है, ठीक है, तो उनके ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा क्या बात बोली गई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आगे, कि जो आर्टिकल 33 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, ये होता है वो होता है, ये सब नॉर्मल सिचुएशन में आप लोग बोल सकते हैं कि वहां पर लगाई जा सकती है किसी और कंडीशन में। पर लेकिन जहां पर आप लोग बोलते हैं जहां पर कोर्ट मार्शल, ठीक है ना, जहां पर कोर्ट मार्शल से रिलेटेड बात आती है, वहां पर ये वाली चीजें आर्टिकल 33 जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। वहां पर आर्मी खुद से ही चीज़ों को हैंडल करके चलती है, और उनकी अलग ही पावर रहती है वहां पर। आप लोगों को पता होगा किस तरीके की सिचुएशन रहती है, नॉर्मली आप लोगों ने कई सारी मूवी भी देखी होगी, और नॉर्मली आप लोग देख भी सकते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की जब बात आती है, तो जहां पर स्पेशल पावर दे दी जाती है आर्मी की, वहां पर इस तरीके की बातें नहीं की जाती फिर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें फिर एक्सक्लूड कर दी जाती हैं वहां पर। और जो मैंने आप लोगों को 5 रिट्स के बारे में बताया था जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करते हैं, तो वहां पर भी अगर देखा जाए तो यहां पर भी फंडामेंटल राइट का ये वाला पोर्शन जो है उसको साइड में रख दिया जाता है, ठीक है। तो रिट्स भी अगर आप लोग जाएंगे लेके तो उन पर भी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जो बात आई है जहां पर ये लग जाएगा, इसका मतलब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए ही, मेंटेन रखने के लिए ही इस तरीके से कोर्ट मार्शल वाली बात आती है वहां पर निकल के। देखिए कोर्ट मार्शल जब भी बात आती है तो ये अलग से आर्मी अपने हिसाब से काम करती है, आर्मी के लॉ से हैंडल किया जाता है उसको, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तरीके से हैंडल किया जाएगा। फिर से वही बात आती है कि आर्मी को एक तरीके से रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए जब पब्लिक में ना आए चीजें, तो इसलिए ये सब चीजें की जाती है। तो कोर्ट मार्शल की जब बात आती है तो वहां पे अलग से इनके ट्रिब्यूनल बना रखे हैं, नॉर्मल वो कोर्ट में नहीं आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आती है यहाँ से निकल के इनसे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहां पर बात की गई है मार्शल लॉ की। देखिए मार्शल लॉ एक तरीके से एक आर्मी रूल आप लोग बोल सकते हैं, मिलिट्री रूल किसी पर्टिकुलर एरिया में, मतलब जिस तरीके से जो सिविलियन वाला एरिया है वहां पर इंप्लीमेंट कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, नॉर्मल जो लाइफ है वहां पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो इस तरीके से ये वाला किसके अंदर दे रखा है, आर्टिकल 34 के अंदर ये वाली बात दे रखी है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, वहां पर फंडामेंटल राइट होते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की गई है। यहाँ पर टेरिटरी का नाम आता है जब भी, तो टेरिटरी में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, टेरिटरी में स्टेट भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी भी आती है, और कोई एरिया अगर हम बाहर का एक्वायर कर लेते हैं तो वो भी आ जाता है। तो अगर यूनियन कहीं पे बोला जाए और कंपेयर टू टेरिटरी की बात आए कहीं पर, तो इस तरीके से टेरिटरी वाली बात जब आती है वो ज्यादा एक तरीके से बड़ा स्कोप होता है, अगर हम बोले कि यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो फंडामेंटल राइट वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। पार्लियामेंट देखिए किसी भी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकती है, ये सब कुछ बातें पार्लियामेंट के अंडर में आती है, पार्लियामेंट इसको किस तरीके से टैकल करना चाहे। और पार्लियामेंट अगर कोई बनाती है लॉ तो तब भी यही बात निकल के आती है कि कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलर बात निकल के आती है कि कोर्ट में नहीं जाएगा कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो कॉन्सेप्ट है ये मार्शल लॉ का, वो कहां से निकल के आया,
वो इंग्लिश कॉमन लॉ, मतलब ब्रिटेन से निकल के आया, ये ब्रिटेन से निकल के आया मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट, जो कि यहाँ पर रखा गया है। पर लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा तो गया, पर इसको डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए ये क्रिटिसिज्म भी होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं पर उसको डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन करने के लिए पार्लियामेंट के ऊपर बात छोड़ दी गई है कि आप इसको टाइम टू टाइम अपने हिसाब से डिफाइन करो। तो इसी के बाद में अगर जब हम आगे चल के देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म भी होता है कि कई सारी बातें माइनॉरिटी हो गई, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हमने रख रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया है। पर उनको डिफाइन नहीं करने की वजह से ही कई बार ऐसी लूप होल कंडीशंस निकल के आती है जिसके साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गलत उपयोग भी हो जाता है। कई बार सोसाइटी में ऐसे कंपोनेंट है, ऐसे तत्व हैं सोसाइटी में जो कि उसका गलत यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं मिलिट्री को कि मिलिट्री रूल होता क्या है। तो जब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन काम करना बंद कर दे, ढंग से वो काम नहीं कर पाता है, तो तब चल के यहाँ पर मिलिट्री रूल की बात आती है। तो जो नॉर्मल रूल और लॉ प्रोवाइड कराए जाते हैं सोसाइटी में, वो काम करना बंद कर दे, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली जो चलाया जाए किसके द्वारा, मिलिट्री के द्वारा। तो उस टाइम पर जो लॉ लगाया जाएगा, उस टाइम पर जो रूल होगा उसको मिलिट्री रूल, आप लोगों ने कई बार नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए मैक्सिमम आप लोगों ने एरिया सुने होंगे, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में कई बार आप लोगों को सुनने को मिलता होगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी कई बार आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। तो ये यही वाले एरिया है जहां पर पर्टिकुलर इसका यूज किया जाता है कई बार। तो आप लोगों के माइंड में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इससे रिलेटेड। तो आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी, जो कि हमारे मिलिट्री, आर्मी और दूसरी फोर्सेज से रिलेटेड थी। आगे इसका ही कई डायमेंशन में बातें की गई है, इसी से रिलेटेड आर्टिकल 34 से बारे में बात की गई है कि आर्टिकल 34 के तहत जब किसी टेरिटरी में, किसी एरिया में ये मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उस टाइम पर वो ऐसी नॉर्मल कोई सिचुएशन नहीं होगी कि नॉर्मल सिचुएशन में उसको डिक्लेयर किया जाएगा। नॉर्मल सिचुएशन में हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही काम करेगा, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जो भी हमारी नॉर्मल सर्विसेज होती है जिनको हम सिविल सर्विस बोलते हैं, तो वही काम करेंगे। तो हमारा जो मिलिट्री रूल है वो कब आएगा, जब वार की कंडीशन हो या फिर इन्वेजन की कंडीशन हो, इस तरीके की जब कंडीशन हो, या कहीं पे किसी ने प्रोटेस्ट कर दिया, कोई वायलेशन, लॉ एंड ऑर्डर, रिवोल्ट्स, रिबेल, इस तरीके की कंडीशन कहीं पर बन गई हो, तब जाके वहां पर मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को, एक हार्मनी बनाए रखने के लिए जो सिचुएशन तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं यहाँ पर मार्शल लॉ। तो उसी के लिए यूज किया जाता है मार्शल लॉ, उसी के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ सिचुएशन होगी जिसमें मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा। और मार्शल लॉ जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो क्या होता है, इतनी ज़्यादा पावर दे दी जाती है इनको, आर्मी वालों को, जिसकी कुछ हद नहीं है। मतलब किसी को भी, मतलब सबसे बड़ी बात होती है किसी भी हद तक जाकर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने की बात करते हैं। पर लेकिन ये पहले तो किसी भी हद तक थी, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी हद तक जाइए, पर लेकिन जो हैबिस कॉर्पस है उसको आप लोगों को खत्म नहीं करना है। मतलब बात क्या आती है निकल के, हैबिस कॉर्पस के अंदर है क्या, तो मीनिंग भी मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पे जब पढ़ा रहा था। तो टू हैव ए बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी है उससे रिलेटेड था कि हमको अपनी बॉडी का तो कम से कम प्रोटेक्शन किया जाए। कोई ऐसा नहीं है कि उठा के कभी भी गोली मार दे हमको। तो यहाँ पर बोला गया था कि किसी को भी डेथ भी दे सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलता है कि इप्सको फैक्टो, ठीक है, तो इसका वेरी फैक्ट होता है, इसका मतलब नॉर्मल अगर देखा जाए तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। ओके, तो क्लियर लाइन लिखी हुई है कि डिक्लेरेशन कर दिया जाता है अगर मार्शल लॉ का, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी हैबिस कॉर्पस है उसको हम लोग सस्पेंड कर देंगे, वो मेंटेन रहेगी यहां पर। अब आगे क्या बोली गई है, आगे फिर बोला गया आर्टिकल 35 के बारे में कि क्या है इसका इफेक्ट, क्या है क्राइटेरिया, क्या है फंडामेंटल राइट के बारे में अगर बात की जाती है। कई बार क्या होता है इससे रिलेटेड कि जब भी लॉ बनाने की बात आती है कोई भी आर्मी से, मिलिट्री से या इस तरीके का, जो कि देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जहां पे भी बात आती है ना, कई सारे आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं 3 लिस्ट के बारे में। एक तो होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। तो कंकरेंट, अगर आप सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो सारे ऐसे वहां पर मैक्सिमम सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर आप 2-3 बार लिस्ट को पढ़ लेंगे तो फिर आप डिफाइन कर सकते हैं कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर आसानी से कि ये सेंटर का होगा या स्टेट का होगा। जिस तरीके से मिलिट्री ले लीजिए, ठीक है, कम्युनिकेशन ले लीजिए, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, सिक्योरिटी ले लीजिए, अगर आप लोग पूरी कंट्री की बात करें तो जो इस तरीके की चीजें होती है सेंटर के हाथ में ही आएगी। तो जब इनसे रिलेटेड कोई लॉ बनाने की बात करेंगे तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस आदमी यूज करके आंसर दे सकता है कि पार्लियामेंट ही वर्ड वहां पे यूज किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव यूज नहीं किया जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव के हाथ में पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टेट है, मान लीजिए आप लोगों को अगर बोला जाए कि कोई स्टेट है पर्टिकुलर, आप किसी भी एक स्टेट का एग्जांपल लेके, नाम लेके अगर बोलेंगे कि ये वाला स्टेट हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए मध्य प्रदेश हो गया बीच में, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो मध्य प्रदेश की बाउंड्री के अंदर ही उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये थोड़ी ना कि मध्य प्रदेश कोई लॉ बना रहा है उसको जाकर आप तेलंगाना में इंप्लीमेंट कर दोगे।
तो मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट होगा। पर लेकिन जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक मैक्सिमम एरिया में ये इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, तो पूरे इंडिया में उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो पार्लियामेंट एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए भी पार्लियामेंट का हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। नहीं तो हम कोई भी लॉ बना सकते हैं, किसी भी स्टेट को दे सकते हैं कि आप लोग लॉ बना दीजिए, तो स्टेट को इस तरीके की पावर इसीलिए नहीं दी जाती है कि ताकि उसको मेंटेन रख सके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, क्योंकि कंप्लीट इंडिया में उसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है। तो जब भी एक पर्टिकुलर एरिया की बात है, जहां पर बात की जाती है कि स्टेट के अंडर की बात है, तो वहां पर स्टेट अपना काम करेगा। पर लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पर स्टेट बोलता है कि हम इस पे लॉ नहीं बनाएंगे, पार्लियामेंट को प्रीफर कर सकता है अपनी लिस्ट भी, तो वहां पे 2-3 स्टेट मिलकर सेंटर के पास में जाएंगे कि आप इनसे रिलेटेड लॉ बना दीजिए, तो सेंटर उसके ऊपर भी लॉ बना देता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, मतलब कई बार कंफ्यूजन में डाल दिया जाता है। अब कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म भी होता है, वो तो मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म में सबसे पहले तो वो होता है बहुत सारी लिमिटेशन है, फंडामेंटल राइट यहाँ इंप्लीमेंट होता है, फंडामेंटल राइट वहाँ इंप्लीमेंट नहीं होना है, इस सिचुएशन में हम उसको खत्म कर देंगे, ऐसे हो गया तो तब खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो बहुत सारी लिमिटेशन है, मतलब दे भी रखा है और दे भी नहीं रखा है, ठीक है। ये बात बोली जा रही है क्रिटिसिज्म के द्वारा। तो कई बार ऐसे क्रिटिसिज्म निकल के आते हैं। नो सोशो एंड इकोनॉमिक राइट्स, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स मैक्सिमम डिस्कस किए गए हैं फंडामेंट, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैक्सिमम देखा जाए तो इनका ओनली नाम लिखा गया है, इनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। जिस तरीके से माइनॉरिटी लिख दिया गया है उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसके लिए भी क्रिटिसिज्म होता है कि पॉलिटिकल राइट तो काफी अच्छे से फिर भी आप लोगों ने अप टू द मार्क एक्सप्लेन कर रखे हैं जितना भी कुछ हो सका आपसे, पर लेकिन सोशो और इकोनॉमिक राइट्स आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं। तो ये भी काफ़ी बड़े आप लोगों को क्रिटिसिज्म देखने को यहाँ पर मिलेंगे, और कई बार इनके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं इनसे रिलेटेड, और बात फिर वही निकल के आती है कि ये पावर किसको दे रखी है, पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट इसको खुद से डिफाइन करे कि कहाँ पे इसको क्या देना है। तो हमारी पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये भी एक क्रिटिसिज्म है, नो क्लैरिटी, क्लैरिटी कहीं पे नहीं मिलती है। कहीं पब्लिक ऑर्डर बोल देंगे, किस एरिया को आप पब्लिक ऑर्डर बोल रहे हैं, कहां पर पब्लिक ऑर्डर की बात आप लोगों ने की जा रही है। माइनॉरिटी वर्ड आप लोगों ने डाल दिया, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया है ढंग से। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये कैसा वर्ड हो गया रीजनेबल, रीजनेबल कौन डिफाइन करेगा भैया यहाँ पर। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट कहां तक आप लोग डिफाइन करेंगे। तो कई बार क्लैरिटी नहीं होती है कई सारी चीजों में, और उसकी वजह से भी बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो किसी भी चीज में क्लैरिटी न होने की वजह से भी फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं आप लोग घाटे में चल रहे हैं फंडामेंटल राइट की वजह से, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है परमानेंसी की बात, कि ये सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब ये ऐसे अवेलेबल नहीं है कि हर टाइम अवेलेबल है। पार्लियामेंट जब चाहे इसको कर्टेल कर देती है, जब चाहे अबोलिश कर देती है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार ऐसे काम होते हैं। कब किससे अबोलिश किया गया था, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको अबोलिश किया गया था, ठीक है। तो इसलिए अबोलिश कर दिया तो पावर दे रखी है, पर कई बार निकल के अब इनोवेशन, नया कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, क्या, जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये निकल के आ गया केशवानंद भारती के केस से 1973 से। तो इस तरीके की नई नई चीजें आती रहती है। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन है और हमको ये फॉलो करना है। तो देखिए क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं, और इसको तो हम लोग पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये फायदेमंद है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो बहुत ज्यादा नुकसान होता, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से उसको देखा जाता है, क्रिटिसिज्म के तौर पर भी देखा जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो उसको लाइव डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो दोनों ही तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, क्रिटिसिज्म के तौर पर भी और स्ट्रेंथ के तौर पर भी। इसके अलावा इमरजेंसी के ड्यूरेशन में इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, पर लेकिन आप लोगों को याद रखना है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, बाकी सब सस्पेंड कर दिया जाता है। जितना हिसाब से वो चाहे उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो मिलियंस ऑफ पीपल के राइट्स जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जब चाहे इनका मन करे सेंटर का, जब उसको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से सस्पेंशन अगर इस तरीके से आप लोग करते हैं तो इसका भी क्रिटिसिज्म होता है। उस टाइम पे जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो खत्म हो जाता है और एक यूनिटरी इंडिया बन जाता है, सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है, स्टेट को साइड में रख दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म निकल के आता है कि इतना स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा जो बात की जाती है वो की जाती है एक्सपेंसिव रेमेडी। अगर सॉल्यूशन निकाला जाता है तो सॉल्यूशन निकल के आता है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, पर लेकिन कोर्ट में अगर वकीलों की बात की जाए तो उनकी फीस लाखों में होती है। तो नॉर्मल आदमी को देखा जाए, जो जनता है, नॉर्मल गरीब जनता है, जो एक टाइम की रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं, वो कोर्ट में कैसे जा पाएंगे, उनके लिए आप लोग क्या सोल्यूशन निकाल के आएंगे। तो बातें वही निकल के आती है घूम फिर के कि सीधा सीधा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कम से कम कुछ तो सोल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से तो ये रिच आदमी ही बस कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो गया। गरीब जो आदमी है वो पता नहीं कितने फंडामेंटल राइट उनके हनन होते हैं, किस किस डायरेक्शन में हनन होते हैं, उनके पास में इतना पैसा ही नहीं है कि वो जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट हो चुका है, बहुत सारे आर्टिकल भी आते रहते हैं न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो कई सारी इसके सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश की जाती है बार बार, पर लेकिन अब तक सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए सॉल्यूशन निकालने वाले जो बैठे हैं कहीं ना कहीं उन्हीं की जेब गर्म होती है इससे,
ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जब भी बात आती है, देखिए जब इस तरीके से सिचुएशन आती है निकल के, तो जब पार्लियामेंट के हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में जब पैसे बढ़ाने की बात आती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोग बोल सकते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसका अपोज कोई नहीं करता है, उसका अपोज करता हुआ आपको कोई नहीं दिखता है। रीजन यही है कि बनाने वाले भी वही है और इंप्लीमेंट करने वाले भी वही हैं, तो अपोज क्यों करेंगे, फायदा तो उन्हीं को हो रहा है ना। तो इसीलिए ये बोला जाता है, कई बार क्रिटिसिज्म इस तरीके के भी निकल कर आते हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से बात की जाती है यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो यहाँ पर एक लाइन काफी अच्छी बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिलता है कि स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर है, मोर विद द राइट्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के राइट हनन करने का ज्यादा पावर दे रखी है स्टेट को एज कंपेयर टू इंडिविजुअल के राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। मतलब जो इंडिविजुअल है, एक साइड में इंडिविजुअल हो गया, एक साइड में स्टेट हो गया, तो स्टेट को ज्यादा पावर दे रखी है इंडिविजुअल के राइट हनन करने की एज कंपेयर टू इंडिविजुअल के राइट ज्यादा है स्टेट के द्वारा कम इंप्लीमेंट करने के। तो कहीं ना कहीं ज्यादा पावर स्टेट को दे रखी है, स्टेट जब चाहे लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेकर किसी भी चीज को साइड में रख देता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के बारे में भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि जिस तरीके से इतनी पावर अगर दे रखी है तो कुछ तो ऐसा सोल्यूशन निकलना चाहिए कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर का तो कभी भी हवाला देके ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो एक क्रिटिसिज्म निकल के आता है, और कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं, फॉरेनर जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता हैं और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी बातें बोली है कि इस तरीके से जो ये सारी क्रिटिसिज्म मैं दे रहा हूँ, ये सारे क्रिटिसिज्म जो है ये बहुत ही अच्छी अच्छी एमिनेंट पर्सनैलिटी के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, कि इस तरीके का भी देखने को मिलता है हमारे यहाँ पर। और इंडिया के अलावा ये बात भी बोले हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी ऐसी वर्ल्ड में नहीं है जिसने इसको इंटीग्रल पार्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारी कंट्री में बना रखा है। ये आगे क्या बोला है कि नो कंसिस्टेंट फिलोसफी, कोई एक पर्टिकुलर फिलोसफी नहीं है कि इसके बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कहीं से कुछ उठा रखा है, कहीं से कुछ उठा रखा है। तो देखिए क्रिटिसिज्म करने वाले तो अपने हिसाब से क्रिटिसिज्म करेंगे, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, हमको अपने बारे में पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर इतने सारे रिलीजन है, इतनी सारी कास्ट है, इतने सारे आप लोग मतलब बोल सकते हैं अलग अलग सेक्ट है सोसाइटी के, जमीन के एरिया में भी बदले हुए हैं कि ये हमारी जमीन हो गई, ये तुम्हारी जमीन हो गई, उसके बेस पर इतनी सारी चीजें होते हुए भी, इतनी हिट्रोजीनियस सोसाइटी होते हुए भी हमारी कंट्री आज तक प्रॉपर वे में चली जा रही है, एक डायरेक्शन में चली जा रही है, और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, सब कुछ एक अच्छे लेवल पर चल रहा है। इतना कुछ होते हुए भी तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हो पा रहा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये फंडामेंटल राइट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, जो कि 7 चैप्टर था लक्ष्मीकांत का। अब इसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, जितना भी पोर्शन हम अब तक कवर कर चुके हैं उसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन में उठाऊंगा। तो आपको कोशिश कीजिए कि सारे लेक्चर सुनिए और रिविजन करके आइए। अब आपको ये पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। कहाँ पर? ये फेसबुक पर पेज है, यहाँ पर भी मिल जाएगी और यहाँ पर, दोनों जगह आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आप लोग काफ़ी दिनों से इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ दे दीजिए। अभी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी वहाँ पर। आप लोगों को क्या करना है, इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो सके। तो शेयर जरूर कीजिएगा पीडीएफ को, जिससे कि दूसरों तक भी चीज़ें पहुँचाई जा सके। और अपने आसपास सफाई रखिए। और लेक्चर पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक किया कीजिए, और फिर बताया भी कीजिए कि क्यों डिसलाइक किया है। ओके। और देखिए अब जितनी भी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करके चलेंगे ना साथ में, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो साथ साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। पढ़ाई अपनी जगह पर प्रैक्टिस भी है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपके माइंड में चीज़ें सेट नहीं हो पाएंगी, पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों को साथ में लेके आप लोगों को चलना है, अगर अपनी पढ़ाई को अच्छे लेवल पर लेके जाना है तो। बाकी जितना मेरे से होगा मैं करता ही रहूँगा। बीच बीच में आप लोगों से जैसे क्वेश्चन की कोई वीडियो लेके आ गया, आप लोगों का रिविजन करा दिया। बाकी आप लोगों को भी रिविजन करना है, ठीक है। आधे आधे घंटे की 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो होती है, बैठ के आप लोग आराम से देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। कभी भी जाते हुए कहीं पर आप लोग मान लीजिए घूमने जा रहे हैं रास्ते में, या फिर कहीं भी कुछ भी जा रहे हैं, कोचिंग कॉलेज या फिर कंपनी कहीं भी अपना जॉब कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो रास्ते में सुन सकते हैं एक वीडियो आराम से बैठकर, ठीक है। तो इस तरीके से एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए चीजों को, ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों तक भी इसको शेयर करें और अपनी सोसाइटी को एक अच्छी और प्रोडक्टिव सोसाइटी बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आप कौन सा निकल के आता है। डीपीएसपी है वैसे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँ आपको सामने, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन डिस्कस करें हम लोग। बाकी और कुछ सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।